पैराग्राफ 1। बाल्यावस्था तथा विद्यार्थी जीवन। यह अंग्रेजी सल्तनत का काल था। संपूर्ण भारत परितंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा करा रहा था। हर भारतीय की बस एक ही ख्वाहिश थी, आज़ादी। उस समय मध्य प्रदेश में एक छोटी सी रियासत थी, अली रायपुर। उसी अली रायपुर रियासत के अंतर्गत एक गांव था भवरा, जहाँ पर पंडित सीताराम तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जगरानी देवी रहा करते थे। पंडित सीताराम तिवारी गांव के सम्मानित एवं ईमानदार व्यक्तियों में गिने जाते थे। ईमानदार व्यक्ति के पास अक्सर धन की कमी रहती है, और पंडित सीताराम तिवारी भी इसके अपवाद नहीं थे। 23 जुलाई 1906 का दिन था। इस दिन पंडित जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक थोड़ा कमजोर दिखता था, परंतु उसके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज विद्यमान था। जब उनकी पत्नी ने उसे उनके हाथों में दिया तो वे उस बालक को देखते ही रह गए। उसके मुख पर ऐसा तेज था कि आंखें नहीं ठहरती थी। हमारा पुत्र भगवान शिव का वरदान है, हम इसका नाम चंद्रशेखर रखेंगे, उन्होंने प्रसन्नता में भरकर अपनी पत्नी से कहा। चंद्रशेखर बड़े होने लगे। जब वे अपने पांव पर चलने लगे तो माँ जगरानी देवी उन्हें नहला धुलाकर काला टीका लगा देती थी। ऐसे में उनके पुत्र की शोभा और भी बढ़ जाती थी। कालचक्र मंथर गति से अपना सफर तय करता रहा, और काल के इस सफर के साथ चंद्रशेखर भी बढ़ने लगे। चंद्रशेखर में आदर, वीरता एवं निर्भीकता के गुण मौजूद थे। बचपन से ही उनकी बातें सुनकर तथा उनके निर्भीक व्यक्तित्व को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। एक बार की बात है, दिवाली का दिन था। चारों तरफ दिए जल चुके थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 8-9 साल की रही होगी। वे भी अपने साथियों के साथ पटाखे जलाने में उनके आसपास छोटे छोटे बच्चे खड़े उन्हें फुलझड़ियाँ जलाते देख रहे थे। चंद्रशेखर ने उन बच्चों को प्रसन्न करने के लिए 8-10 फुलझड़ियाँ एक साथ जलाकर अपने हाथों में ले ली। इससे खूब उजाला हुआ। सभी बच्चे ताली मारकर हंस रहे थे तथा खुश हो रहे थे। तभी असावधानीवश चंद्रशेखर की हथेली जल गई। यह देखकर सभी सकते में आ गए। बच्चे घबराकर शोर मचाने लगे। उनके साथियों ने उनकी हथेली को देखकर कहा, चंद्रशेखर, तुम्हारा हाथ तो बहुत बुरी तरह जल गया है। उन्हीं में से कुछ बच्चे उनके माता पिता को खबर देने उनके घर की ओर भी दौड़ पड़े। परंतु 8-9 साल के चंद्रशेखर तो मानो किसी बुजुर्ग की भांति अपने जलन एवं पीड़ा को दबाए खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इधर उधर भाग रहे अपने मित्रों को बुलाया और उनसे कहा, भाई, तुम लोग इस तरह इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यह कोई बड़ी चोट नहीं है, ठीक हो जाए। वैसे भी इस शरीर को तो कभी न कभी मिटना ही है, फिर इससे इतना मोह ठीक नहीं है। दुखों से घबराना ठीक नहीं है, दुखों से लड़ने में ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। बचपन में वीरता भरे खेल चंद्रशेखर को काफ़ी पसंद थे। लाठी चलाना, कुश्ती जैसे खेलों में चंद्रशेखर की रुचि बहुत थी। हालांकि उस समय उनकी आयु इन सब खेलों में पारंगत होने की नहीं थी, परंतु कहा जाता है कि जैसा मनुष्य का विचार होता है उसकी क्रीड़ा भी वैसी ही होती है। यह बात चंद्रशेखर पर 100% खरी उतरती थी। बचपन से ही वीरता का गुण उनके स्वभाव में शामिल था। वे न तो किसी से भयभीत होते थे और न ही किसी गलत बात को बर्दाश्त कर पाते थे। वक्त धीरे धीरे अपना सफ़र तय करता रहा। बालक चंद्रशेखर अब 5 वर्ष के हो गए थे। चंद्रशेखर पढ़ने में अच्छे थे। उनकी त्वरित बुद्धि का लोहा उनके अध्यापक भी मानते थे। वे न तो पढ़ने से जी चुराते थे और न ही बहाने बनाते। उनके अध्यापकों ने उनके पिता सीताराम तिवारी से कहा कि पंडित जी, आपका यह बालक सिर्फ न पढ़ने में तेज है बल्कि इसकी लगनशीलता भी काफ़ी है। आप इसकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, निश्चय ही यह आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। उनके बचपन की एक घटना से उनकी न्यायिक बुद्धि का प्रमाण मिलता है। एक बार त्रिवेदी जी दोनों भाइयों को पढ़ा रहे थे। वे चंद्रशेखर की न्यायिक बुद्धि से परिचित तो थे ही, उनके मन में आया कि तनिक देखा जाए कि मेरी गलती पर क्या करते हैं। अतः उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा शब्द जो चंद्रशेखर को भली भांति ज्ञात था गलत बोल दिए। त्रिवेदी जी उन्हें पढ़ाते समय पास में एक डंडा रखते थे। चंद्रशेखर ने वह डंडा उठाया और त्रिवेदी जी को 2 डंडे जमा दिए। पूरे घर में हंगामा मच गया। तिवारी जी बाहर से दौड़ते हुए आए और चाहा कि उसी बेत से वे चंद्रशेखर को उनकी अशिष्टता की सजा दें, परंतु त्रिवेदी जी ने उन्हें रोक दिया और बड़े प्यार से चंद्रशेखर से पूछा, बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि बड़ों से, खासकर अपने पिता तथा गुरु से इस प्रकार के व्यवहार कितनी बड़ी अशिष्टता है? चंद्रशेखर ने बड़ी मासूमियत परंतु पूर्ण निर्भीकता के साथ कहा,
गुरुजी, मैं अनजाने में या अपनी अशिष्टता के कारण आपको नहीं मारा है, बल्कि आप हमारी गलती पर हमें मारते हैं, इसलिए मैंने आपकी गलती पर आपको मारा है। न्याय तो सबके लिए एक समान होना चाहिए ना। त्रिवेदी जी ने बालक चंद्रशेखर को गले से लगा लिया। उन्होंने सीताराम जी से कहा, भाई साहब, आपका यह पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह तो युग युग श्रेष्ठता बनेगा। चंद्रशेखर की उम्र अब लगभग 14 वर्ष की हो गई थी। उन्होंने गांव में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली थी। पंडित सीताराम तिवारी का ख्याल था कि इतनी शिक्षा बहुत है, अब वे सामान्य रूप से पढ़ लिख तो गए ही थे, अब उन्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। यूं भी चंद्रशेखर उनकी छोटी संतान थे। एक तरफ से वे माता पिता की आंखों के तारे थे, अतः माता पिता उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। परंतु चंद्रशेखर में शिक्षा के प्रति ललक थी और वे और पढ़ना चाहते थे। उस समय देश में काशी उच्च शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। उनकी इच्छा थी कि वे काशी जाकर पढ़ें। एक दिन उन्होंने अपने पिता सीताराम जी से इस संबंध में चर्चा करते हुए कहा, पिताजी, मैं काशी जाकर पढ़ना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे काशी भेज दें। सीताराम जी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे तुझे क्या करना है इतना पढ़कर, हमें तुमसे नौकरी चाकरी थोड़ी ना करवानी है। वैसे भी मैं तो तुम्हारे बिना रह लूँगा, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं रह पाएगी। अगर मैं तुम्हें काशी भेज देता हूँ तो वह निश्चय ही रोज़ मुझसे कोसती रहेगी, अतः तुम अपनी माँ से ही पूछ लो। चंद्रशेखर ने यह बात जब अपनी माँ से कही तो उन्होंने उन्हें अपनी गोद में भर लिया और स्नेह एवं प्रेम से, बेटा, यहाँ तो मैं एक पल भी तुमसे अलग नहीं रह पाती हूँ। अगर तू काशी चला गया तो फिर मैं मर ही जाऊँगी। पुत्र, ऐसा मत सोच, तू हमें छोड़कर चला गया तो हम क्या जी पाएंगे। माता पिता के अपरिमित स्नेह के कारण चंद्रशेखर को काशी जाने की आज्ञा नहीं मिल पाई। परंतु कहा गया है कि तीर चलाने वाले हाथों को चूड़ियाँ कब भाती है। जिन्हें प्रकृति मानवीय इतिहास की श्रृंखला में एक नई रचना के लिए जन्म देती है, भला मोह या किसी प्रेम की जंजीर उनके कदमों को बांध नहीं पाती है। गांव में चंद्रशेखर का मन नहीं लग रहा था। वे अपनी धुन के पक्के तथा अपने इरादों के कभी न डगने वाले व्यक्तियों में से एक थे। एक बार उन्होंने अपने मन में कोई बात ठान ली तो बस ठान ली। जब तक उनका वह इरादा पूरा नहीं हो जाता था, वे शांत होकर नहीं बैठ पाते थे। अंततः एक दिन बिना किसी को बताए वे घर से निकल पड़े। अब काशी जाकर वहाँ से शिक्षा प्राप्त करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, मैंने आप लोगों की अवमानना की है। मैं जानता हूँ कि यह मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है, परंतु माँ पिता के स्नेह और आप लोगों की मात्र उदारता को ध्यान में रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे इस अपराध को बहुत सरलता से क्षमा कर देंगे। मगर मेरा उद्देश्य माँ सरस्वती की चरण वंदना न तो निश्चय ही आप मुझसे इस प्रकार की अपनी अवज्ञा नहीं कर पाते। बस आपके और माँ की आशीष की आवश्यकता है। जल्द ही आपके चरणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आपका पुत्र चंद्रशेखर। पत्र पढ़कर सीताराम जी तथा उनकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। वे चंद्रशेखर को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब क्या हो सकता था। वैसे उन्हें इस बात का संतोष था कि चंद्रशेखर कोई साधारण कार्य करने नहीं, बल्कि काशी में शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। वैसे कितने बालक हैं जिसमें इतनी हिम्मत है